आज की दुनिया में हर देश साफ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवीज और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, अब ये सब टेक्नोलॉजीज पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी छिपी है जो क्लीन एनर्जी की दौड़ को जियोपॉलिटिकल जंग में बदलने लग रही है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझा देते हैं सबसे पहले आपको। दरअसल सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो तकनीकी क्रांति के मूल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिथियम, कॉपर, कोबलेट और निकल जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स है, इन मिनरल्स के बिना ग्रीन रेवोल्यूशन की कल्पना ही अधूरी है। लेकिन जब ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स किसी एक या फिर कुछ ही देशों के नियंत्रण में हो तो फिर सवाल उठने लगता है कि क्या हमारी सस्टेनेबल फ्यूचर की दौड़ किसी अथॉरिटेरियन रिजीम के हाथों में बंधक बनती जा रही है। दरअसल सबसे पहले तो समझिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार है कि चीन ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन का लगभग 60% और रिफाइनिंग कैपेसिटी का करीब 90% नियंत्रित करता है। और ये केवल एक इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है, बल्कि ये एक वेल क्राफ्टेड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है चीन के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि नियोडियम, डायसोप्रियम, टेरेबियम, लिथियम और कॉपर क्लीन टेक इंडस्ट्रीज में की भूमिका निभाते हैं। अब फिर चाहे वो ईवी मोटर्स हो, विंड टर्बाइन्स हो या फिर मैग्नेट या स्मार्ट वेपन्स और सैटेलाइट में लगे सेंसर्स ही क्यों ना हो। अब चीन ने पिछले 3 दशकों में माइनिंग राइट्स, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिस्टमैटिकली कंट्रोल हासिल कर लिया है ओवर द ईयर्स। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी ने, क्योंकि उन्होंने रेयर अर्थ सेक्टर को नेशनल सिक्योरिटी रिसोर्स घोषित कर दिया, जिससे कि ये क्षेत्र केवल व्यापार नहीं बल्कि राजनीतिक लेवरेज का भी एक साधन बन गया। अब इसके बाद तिब्बती पठार और इनर मंगोलिया जैसे रिसोर्स रिच लेकिन एनवायरमेंटली फ्रजाइल इलाकों में भी चीन ने बड़े पैमाने पर माइनिंग ऑपरेशंस शुरू कर दिए। अब इसके बाद हुआ क्या कि क्यूलोंग कॉपर माइन, जाबुई लिथियम लेक और बयान ओबो रेयर अर्थ कॉम्प्लेक्स, ये सारे प्रोजेक्ट केवल आर्थिक नहीं है, ये चीन के स्ट्रेटेजिक डेप्थ कार्यक्रम के हिस्सा भी है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग 2030 तक कहा जा रहा है कि 3 गुना बढ़ने का अनुमान है, लेकिन सप्लाई अब चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी पर भी निर्भर करती जा रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई चीन डिसाइड करेगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए, यानी कि एक बैरियर लगाया है। अब रेयर अर्थ रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज, अलॉय फॉर्मूलाज और यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर ग्रेड मिनरल्स पर भी सख्त सरकारी अनुमति की जरूरत होती है, और ये सारा कंट्रोल किसके हाथ? चाइना के हाथ। डिफेंस सिस्टम, एआई चिप्स और क्लीन टेक प्रोडक्ट्स को बनाने वाली विदेशी कंपनियों को केस बाय केस अप्रूवल के लिए बीजिंग पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि अगर चाइना अप्रूवल देगा तो फिर ये सारा काम होगा, वरना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीन इस डिपेंडेंस को स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि 2010 में जब जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में विवाद हुआ तो चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी। अब इससे जापान की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री को भारी झटका झेलना पड़ा, और इसके बाद हुआ ये कि इस घटना ने ये साफ कर दिया कि रेयर अर्थ सिर्फ मेटल्स नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप भी बन चुका है, और चाइना शायद इसको बनाना भी चाह रहा है। तिब्बती पठार, जिसकी थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व है, अब चीन के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का केंद्र बन गया है। इसी के साथ ही ये इलाका पहले से ही क्लाइमेट चेंज की चपेट में है। अब ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है, परमाफ्रोस्ट डिग्रेड हो रहा है और कई प्रमुख एशियाई नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, यातांजी और मैकांग अपने नेचुरल फ्लो पैटर्न्स को खोने लग रही है, और ये हर साल लगातार होते जा रहा है। अब इन माइनिंग प्रोडक्ट्स के कारण हो ये रहा है कि इन प्रोडक्ट से होने वाला पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन न केवल स्थानीय इकोसिस्टम को बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 2 अरब लोगों की जल और खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है। चीन के डेवलपमेंटल मॉडल में इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल सेफ्टी के रूप पर रखा जा रहा है और हर बार ये देखा जा रहा है, और ये असंतुलन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अब एक बड़ा खतरा बन रहा है।
चीन की नई एक्सपोर्ट पॉलिसीज ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स में अनिश्चितता पैदा की है। रिफाइनिंग कैपेसिटी मुख्य रूप से चीन में केंद्रित है, इसलिए अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं अब वैकल्पिक सोर्सेज खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि इन पे तो चीन काबू करे बैठा है। अब हाल ही की बात करें तो हाल ही में बीजिंग ने 5 और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जोड़ दिया है। इन मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। इन सब के अलावा भी अगर देखा जाए तो चीन उन कंपनियों पर भी नियम लागू कर रहा है जो चीन स्कोर्ड मिनरल्स को अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती है। और चीन ही जो सब कर रहा है, इससे 2 बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन चीन की सप्लाई चेन नीतियों पर निर्भर हो रहा है, यानी कि जैसा चीन चाहेगा वैसा ही होगा। और उसके बाद ये कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे कि एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजिकल ब्लैकमेल के जोखिम में आ गए हैं, क्योंकि चीन, अगर आपने बात सुनी चीन की तो ठीक है, वरना आप खतरे में हैं। तो अब इन सबके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या क्लीन एनर्जी सच में ग्रीन है? देखिए, क्लाइमेट ट्रांजिशन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन प्रोडक्ट्स का उद्देश्य पृथ्वी को साफ बनाना है, वही सबसे नाजुक इकोसिस्टम्स को नष्ट कर रहे हैं। तिब्बती पठार, अफ्रीका के कांगो बेसिन और दक्षिण अमेरिका की लिथियम ट्रायंगल, जिसको कि चाइले, बोलीविया, अर्जेंटीना माइनिंग इंडक्टेड इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी से जूझ रहे हैं। तो सवाल अब उठने लगा है कि भाई क्या क्लीन एनर्जी का टारगेट बिना इकोलॉजिकल जस्टिस के हासिल किया जा सकता है? भारत के लिए ये जागरूकता का समय है। देश के पास रेयर अर्थ पोटेंशियल तो है, लेकिन रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी भारत के पास एक सीमित मात्रा तक ही है, जिसके लिए वो एक चैलेंज है। अब भारत को इन सब मामलों में चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपने डोमेस्टिक माइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाए, ताकि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं सस्टेनेबली, वो अचीव कर सके। इसके बाद ये कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों के साथ वो मिनरल पार्टनरशिप बनाए, ताकि आगे बिना चाइना के डर के कोई भी काम हो सके। उसके बाद रिसाइकलिंग और अर्बन माइनिंग, जैसे कि जो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से मिनरल्स निकालना है, उसमें अपना निवेश बढ़ाए, उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि रिटर्न्स अच्छे मिल सके उस सेक्टर में। इन सब के साथ ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत एक ट्रांसपेरेंट मिनरल अलायंस जैसी पहल शुरू करें, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के इक्विटेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वितरण किया जा सके। किसी एक के पास सारी ताकत, सारी पावर ना रहे। इन सब के साथ ही नीति निर्माताओं को एनवायरमेंटल एथिक्स का भी पालन करना होगा, क्योंकि वो एथिक्स कहीं ना कहीं भुलाए जा रहे हैं, ताकि एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन नए इकोलॉजिकल संकट में ना बदल जाए। देखिए, फिलहाल तो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने अब सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस नहीं, बल्कि सप्लाई चेन सॉवरेनिटी का भी संकट आ खड़ा है। अगर क्लीन एनर्जी सिस्टम्स का रॉ मटेरियल ऑथोरिटेरियन मोनोपोली में रहेगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा विचार खोखला साबित होगा। COP30 जैसे ग्लोबल फोरम्स को अब सिर्फ इमिशन टारगेट्स की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें जरूरत है कि वो रिसोर्स गवर्नेंस की भी बात करें, क्योंकि क्लीन फ्यूचर तभी संभव है जब तकनीकी नवाचार, इकोलॉजिकल सुरक्षा और सबसे जरूरी ये कि जियोपॉलिटिकल पार्टी तीनों एक साथ चले। तभी दुनिया सच्चे अर्थों में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बना पाएगी, जिसकी हर कोई बात कर रहा है। तो अब सवाल खड़े यही हो रहे हैं कि क्या भारत को अपनी रेयर अर्थ रणनीति को नए सिरे से बनाने की जरूरत है, और क्या दुनिया चीन की मोनोपोली से बाहर निकलने के लिए एक साझा ग्रीन सप्लाई ब्लॉक बना सकती है? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही गहराई वाले जियो क्लाइमेट टॉपिक्स के लिए और तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।